नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 28 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो बेसिकली ये जो डे है ये हमारा जो एक टाइप का प्रिकॉशंस है डिफरेंट सेक्सुअल को आपका या फिर रिप्रोडक्शन को लेते हुए। ठीक है, तो जैसे कि ये हम लोग जो डे है ये हम लोग 26 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो ये एक इम्प्रूव करती है अवेयरनेस लोगों के बीच में कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो मैन और विमेन दोनों यूज कर सकते हैं अपने सेक्सुअल डिजायर या फिर रिप्रोडक्शन हेल्थ को मैनेज करने के लिए। तो ये जो डे है वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 26 सितंबर 2007 को बाय 10 इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और ये सपोर्टेड बाय है आपकी 15 इंटरनेशनल एनजीओस को के साथ। अगला सवाल है, विच कंट्रीज यार्न इंडस्ट्री गेट बूस्टेड अप ड्यू टू लॉकडाउन। तो क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लॉकडाउन का जो असर दिखा है, फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद है, तो इंडिया में आपका जो यार्न इंडस्ट्री है, धागा सूता बनाने की जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत तरह की नीचे आई है, इसमें डिक्रीजमेंट आई है। तो इसका हेल्प लेते हुए कुछ दूसरे कंट्री ने बहुत ज्यादा उसमें बूस्ट हुआ है। कहने का मतलब उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस खास इंडस्ट्री में। तो ये जो कंट्री है आपका नेपाल है। तो लॉकडाउन की वजह से इंडिया में जो यार्न की इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बंद थी। तो उस दौरान नेपाल ने अपने यार्न इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है, जिसके हेल्प से अब पूरे वर्ल्ड में जब आपकी डिमांड है यार्न की तो इंडिया वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो नेपाल उसमें आगे बढ़ के अपना प्रोडक्शन को और इम्प्रूव कर रहा है और सप्लाई सबकी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके लगभग 60% कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिए हैं और लगभग 60% जो टोटल यार्न है वो इंपोर्ट किया जा रहा है या फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है नेपाल से दूसरे देशों में। तो नेपाल को यहाँ बहुत ज्यादा फायदा हुआ है खासकर यार्न इंडस्ट्री को लेके। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो केपी शर्मा ओली जी हैं, जो अभी फिलहाल बहुत ट्रेंड में थे और मीम्स को लेके बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए हैं। अगला सवाल है, नेम द सिक्किम आर्टिस्ट हु वॉन आर्ट कंपटीशन इन यूरोप। तो यूरोप में एक आर्ट कंपटीशन कला प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सिक्किम के एक आर्टिस्ट ने ये खिताब जीता है, ये कंपटीशन को जीता है। तो ये जो जीतने वाले हैं इनका नाम है देव प्रसाद राय। सिक्किम के आर्टिस्ट हैं ये। तो सिक्किम के आर्टिस्ट देव प्रसाद राय ने एक आपका अपना आर्ट वर्क बनाया जिसका इन्होंने नाम रखा था माय ग्रैंडमा। तो उस पेंटिंग ने इस खिताब को जीत लिया है। और ये जो आपकी आर्ट कंपटीशन यूरोप में हुई थी उसका जो पूरा कॉन्टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूरोप लंग फाउंडेशन। तो इसलिए जो देव प्रसाद राय हैं उनको 5000 यूरोस का कैश प्राइज दिया जाएगा। इस बार की जो थीम रखी गई थी वो थीम थी आपकी विमेन विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो पल्मोनरी कहने का मतलब एक तरह का डिजीज होता है हार्ट से रिलेटेड, या फिर क्रोनिक कह ले तो छोटा मोटा डिजीज। तो इसके ऊपर जो थीम रखी गई थी, तो इन्होंने कमीशन किया एक ग्रेट और एक मतलब अजीब अच्छे तरीके का इन्होंने आर्ट वर्क बनाया जिसके हेल्प से इनको ये खिताब मिला है और ये इस कंपटीशन को जीते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स कमिटी अपॉइंटेड बाय बीसीसीआई फॉर ऑल इंडिया विमेन्स सिलेक्शन कमिटी। तो जैसे मेंस के सिलेक्शन कमेटी होते हैं, चेयरमैनशिप होती है, उसी तरह से विमेन सिलेक्शन कमेटी भी बैठाई गई। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइन किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं उस कमेटी में बाय बीसीसीआई के द्वारा। तो बीसीसीआई के द्वारा आपके 5 मेंबर्स की कमेटी बनी है। बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इंडिया में जिस तरह का भी जो क्रिकेट होता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कमेटी या फिर जो हेड है वो है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई ने शनिवार को अपॉइंट किए 5 मेंबर्स, ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन्स सेक्शन कमेटी में। इसमें आप देखा जाए तो कुछ फेमस क्रिकेटर्स हैं जैसे नीतू डेविड, आरती वैद्या, रेनू मार्गेटा, वेंकटचर कल्पना और मिथु मुखर्जी। नीतू डेविड इसकी हेड है। तो इस कहने का मतलब इस 5 मेंबर के कमेटी में जो हेड है वो है नीतू डेविड जी हैं।
अगला सवाल है व्हेन इज CSIR फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो CSIR हमारे भारत का एक प्रमुख फील्ड है। तो इसका जो फाउंडेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को। CSIR की बात करें तो ये है आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका जो फाउंडेशन डे है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस बार जो 26 सितंबर 2020 थी वो इनका 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। तो पीएम मोदी ने इसको ग्रीट किया है और इसके बारे में लोगों को और अच्छी तरह से बताया है कि ये क्या है CSIR। तो उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि CSIR आपकी एक फ्रंट फर्दरिंग साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेटिव है इंडिया में, जो कि अभी कोविड-19 में भी बहुत अपना काम आगे बढ़कर कर रही है और एक रोल ऑफ फाइटिंग शो कर रही है। CSIR के प्रेसिडेंट है शेखर सी मंडे जी। अगला सवाल है रिसेंटली यूएम जसवंत सिंह पास्ड अवे, हु वाज ही? हाल ही में यूएम जसवंत सिंह जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके पॉलिटिशियन। बात करें इनकी तो हमारे ये भारत के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं जसवंत सिंह, जिनका देहांत हो गया है कार्डियक अरेस्ट के कारण। मींस इनको हार्ट अटैक आया। ठीक है, इनका जो देहांत हुआ है वो 82 के उम्र में हुआ है। मींस ये इनका उम्र 82 था। तो ये ट्रीट कर रहे थे सेप्सिस, एक तरह की बीमारी होती है जो कि मल्टी ऑर्गन डायफंक्शन सिंड्रोम होती है। तो साथ ही साथ देखें तो ये आपके ऑफिसर भी रह चुके हैं इंडियन आर्मी में। बाद में इन्होंने एज एन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी इंडिया को सर्व किया है। ठीक है, अगला सवाल है वेयर इज इंडिया फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी स्टैब्लिश। तो भारत का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी कहां स्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मंगलुरु में। मंगलुरु बात करें तो ये केरला की एक सिटी है जहां पे भारत का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी लॉन्च किया जाएगा, फिर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो जो इनिशियल प्लान है ये सेटअप किया जाएगा अजिकल केरला में। ठीक है, तो अराउंड 158 एकर्स में कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने लैंड इशू कर दी है इस एकेडमी को बनाने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है वो इनेबल करेगी आईसीजी टू ट्रेन ऑफिसर्स फ्रॉम फ्रेंडली नेशन। कहने का मतलब यहाँ पे लोग जो भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, स्किल किया जाएगा। अगला सवाल है हाउ मेनी लोन इज अप्रूव्ड फॉर बांग्लादेश बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बांग्लादेश को कितना पैसों की लोन दिया गया है, अप्रूवल मिला है? तो ये मिला है यूएसडी $200 मिलियन। ठीक है, $200 मिलियन का उनको लोन देने का बात हो गया। तो वर्ल्ड बैंक नियुक्त करेगी। अब मैं कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को इतना अमाउंट देगी एज अ लोन। तो ये दिया जाएगा एक्चुअली में वहां का जो वाटर का जो प्रॉब्लम है, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में, उसको इंप्रूव करने के लिए, उनको और अच्छी तरह से बनाने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड करेगी सैनिटेशन सर्विस, वो भी लगभग 3.6 मिलियन रूरल पीपल को। ठीक है, तो ये 30 ईयर की कंसेशनल क्रेडिट है जो कि 5 ईयर ग्रेस पीरियड में उनको देना पड़ेगा। अगला सवाल है हाउ मेनी अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर श्रीलंका। तो भारत के द्वारा श्रीलंका को कुछ अमाउंट दिया जा रहा है, एज अग्रेस्ट एग्रीड किया जा रहा है। तो कितना अमाउंट दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है $15 मिलियन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि वो $15 मिलियन श्रीलंका को देंगे ताकि वो जो प्रमोशन हो सके बुद्धिस्ट का। ठीक है, जिसके हेल्प से इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। तो ये जो ग्रांट की गई है बाय डीपनिंग पीपल टू पीपल लिंकेज बिटवीन द टू कंट्रीज इन द स्फीयर ऑफ बुद्धिज्म। कहने का मतलब भारत में भी कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड लोग हैं और श्रीलंका में भी बहुत सारे भरे हुए हैं। ठीक है, तो पीपल टू पीपल ये कनेक्ट करेगा। तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्ट्री है वो है आपके अमित नारंग जी। अगला सवाल है रिसेंटली ईसर जज अहलूवालिया पास्ड अवे। हाल ही में ईसर जज अहलूवालिया जी का निधन हो गया। तो ये कौन थी? ये थी आपकी इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट क्या होता है? एक पर्सन होता है जो बेसिकली इकोनॉमी की स्टडी करता है। अब इकोनॉमी की स्टडी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे अगर सोसाइटी में कुछ भी लोग है रहते हैं तो उनका क्या प्लांटेशन है, उसके बाद जो नेट आपका प्रॉफिट होता है, जो कितना हम लोग को मिल रहा है पैसा, जो सरकार के तरफ से हेल्प हो सके या फिर सरकार को वो पैसा मिले ताकि वो दूसरी जगह पे यूज कर सके। ठीक है, जिस तरह से भी हमारे जीडीपी गिर रही है, इकोनॉमी गिर रही है, तो इसी तरह का जो स्टडी करते हैं उन्हीं को कहते हैं इकोनॉमिस्ट। तो ईशर जज
अहलुवालिया जी एक इकोनॉमिस्ट थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी और इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। एट द एज ऑफ 74 में इनका देहांत हो गया। तो इन्होंने बहुत वर्क किया है फॉर द रिलेटेड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन, ठीक है। और साथ ही साथ ये फॉर्मर चेयरपर्सनशिप भी रह चुकी है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के लेके, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।